अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नाज़रीन, आज की एक और अफसोसनाक ख़बर के साथ जो है हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आबदोज़ जिसको कहा जाता है कि ये आबदोज़ है जो कि जिसके अंदर दो पाकिस्तानी जो एक ताजिर और उनका बेटा जो टाइटैनिक का मलबा दिखाने वो के लिए लापता जहाज़ का हैं। लेके ये चल आबदोज़ जाती है। बेसिकली टाइटैनिक का मलबा दिखाने, क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ दुनिया भर में मारूफ है और जितना वो बड़ा जहाज़ था फिर जो तबाह हुआ उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी, उसके बाद लोगों को क्यूरियोसिटी पैदा होती है देखने के लिए। तो ये जो आबदोज़ गुज़िश्ता 2 रोज़ से लापता है, जिसके अंदर ये दोनों पाकिस्तानी बाप बेटा हैं। तो अब तक जो की इतलात के मुताबिक कहीं ना कहीं सिग्नल्स उसके मालूम हो रहे हैं, सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, बट ताहाल आबदोज़ अभी लापता है और उसकी तलाश का अमल जारी है। उसमें कनेडियन जो है शख्स वो भी है, इसके अलावा अमेरिकन लोग हैं और पाकिस्तान की तरफ से दाऊद शहज़ादा और उनके जो बेटे हैं 17 साला वो इस आबदोज़ में मौजूद हैं। और उसके बाद कनाडा की तरफ से जो है वो हेलीकॉप्टर भेजा गया है और जहाज़ भेजे गए हैं जो कि पूरे इक्विपमेंट के साथ चेक कर रखे हैं कि कहीं से उन्हें कोई भी साइन मिल जाए, क्योंकि 96 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो इस आबदोज़ के अंदर मौजूद है। अगर जुमेरात से ज़्यादा डिले होता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो फिर आबदोज़ के अंदर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो लोग हैं उनकी जानों को खतरा लाहक है। ये आबदोज़ इतवार के रोज़ कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड के करीब समंदर में दाखिल हुई थी, जो कि ताहाल लापता है। इसकी तलाश का अमल तो जारी है, बट जिस तरह अभी फिज़ा ने बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं 2 से 3 दिन की जो है ना उसका वो रिज़र्व होता है ऑक्सीजन का। तो अगर इससे ये मज़ीद खुदा न खास्ता डिले होता है या नहीं मिलती है तो फिर जो अंदर मौजूद अफराद हैं उनकी जान को ख़तरा है। तो इस हवाले से कैनेडियन जो हुकूमत है वो लोग तो इसकी तलाश को जारी रखे हुए हैं। ताहाल जो अब तक की लम्हा मौजूद तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि ये जो आबदोज़ जो टाइटैनिक जहाज़ का मलबा उसकी बाक़ियात दिखाने के लिए लोगों को लेकर जाती थी वो ताहाल लापता। अच्छा, कुछ बैंगिंग साउंड्स जो हैं वो उसके असरात ज़रूर मिले हैं, क्योंकि जो रेडार होता है और समंदर के अंदर कोई भी हलचल होती है। अच्छा, जैसे ही आबदोज़ समंदर के अंदर एंटर हुई तो उसके बाद 3 घंटे के बाद 2 से 3 घंटे के बाद इसका ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। इसने 2 घंटे के बाद ही इसका जो ज़मीनी राब्ता था वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका था। और उसके बाद जब ये सबमरीन जो है उसको आबदोज़ को वापस आना था, बस टाइटैनिक का मलबा दिखा के उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और अभी कुछ बैंगिंग साउंड जो है इस हवाले से मिल रहे हैं कि शायद समंदर के नीचे कुछ हलचल हो रही है, कोई चीज़ मूव कर रही है, किसी किस्म के कोई टकराने से कोई आवाज़ जो पैदा हो रही है उसकी वजह से कुछ रेडार पर कुछ सिग्नल्स तो ऐसे मिले हैं। लेकिन अभी तक कोई हतमी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर कोई हतमी तौर पर कोई राय नहीं दे रहा और ना ही जो रेस्क्यू कर रहे हैं इदारे इस पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी जानिब ये से आबदोज़ अभी लापता है। अच्छा, ये जो आबदोज़ है $2.5 लाख लोग पे करते हैं और उसके बाद ये आबदोज़ जो ये टिकट होती है 1 हफ्ते की 8 दिन का ये सफ़र होता है। 3800 मीटर ज़मीन समंदर की तह तक जो है ये आबदोज़ लेकर जाती है जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा है। तो लोग इसको जो है ना एज ए तफरी एक टूर के तौर पे देखते हैं। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की ये तफरी है। हाँ, ज़ाहिरी बात है $2.5 लाख जो हैं आम शख्स तो नहीं दे सकेगा। तो अब उसका जो इतलात सामने आ रही हैं, कुछ सिग्नल्स तो कुछ बैंग तो उसकी जैसी आवाज़ आती है बैंक टाइप की, बट ताहाल अभी इसकी तलाश का अमल जारी है, राब्ता मुनक़ता है। और जैसे जैसे ये वक्त बढ़ रहा है खदशात और ख़तरात में इजाफ़ा होता जा रहा है और इसके हवाले से कैनेडियन हुकूमत जो है वो तो मुकम्मल तौर पर तमाम जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं, जितने भी उनके वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए तलाश तो कर रही है, बट अभी तक ये जो आबदोज़ है इसकी तलाश का अमल मुकम्मल यानी कि अभी तक पहुँचे नहीं है। इस तक इसको फाइंड आउट नहीं कर सके कि आखिर ये सिग्नल्स कहाँ से आ रही हैं और जो अंदर आबदोज़ के अंदर अफराद मौजूद हैं अंदर, क्योंकि ज़मीनी राब्ता तो अब उनसे बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। अंदर से अगर वो कोई सिग्नल भेज भी रहे होंगे तो ज़मीन के ऊपर अपर सरफेस पे कोई सिग्नल रिसीव हो नहीं रहे हैं। लेकिन अभी जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। 96 घंटे की जब ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो उसके बाद असल मसला शुरू होगा, लेकिन अभी तलाश जो है वो इस हवाले से जारी और है। तलाश के हवाले से जो अमेरिकन और जो कैनेडियन प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपनी खिदमात दे रही हैं। तो अल्लाह ताला से तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो आबदोज़ है इसके अंदर जो लोग हैं उनको भी सही सलामत रखे और ये आबदोज़ जो है ये इसकी जो तलाश का अमल जारी रखे हुए उसकी तलाश मिल जाए। खैर आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जानिब, और अगली स्टोरी जो है हमारी सियासत से पहले बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जहाँ पे KPK में हमने देखा कि जब वो सिस्टम जो है उनका वो डाउन हुआ
और उसके बाद फिर जिस तरीके से बदनज़मी हुई, ख़वातीन को तवील कतारों में खड़ा किया गया और उसके बाद ख़वातीन पर लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए। ये फुटेज जब भी चलेगी उस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ख़वातीन के साथ का ये रवैया जो है रवा रखा गया जो प्राइवेट बैंक्स में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत जो है वो तमाम ख़वातीन जिनको हुकूमत की तरफ से थोड़ा बहुत फ़ंड किया जाता है और वो किसी प्राइवेट बैंक जो भी इनके करीबी बैंक होता है वहाँ से जाकर वो पैसे रिसीव कर लेती हैं। अब जब उस बैंक का सिस्टम एकदम से शट डाउन हो गया, ज़ाहिर है उसको एक्टिव होने में टाइम लगेगा, तो इतनी देर में ख़वातीन की लंबी लाइनें लग गई। और आप देखें कि किस तरह एक जो है पुलिस एहलकार है ख़वातीन को हाँक रहा है, डंडे के साथ उनको मार रहा है और किस तरह कर रहा है। इसमें ज़ईफ़ुल उमर जो है इतनी बूढ़ी और बुज़ुर्ग ख़वातीन मौजूद हैं। इस फुटेज में देखें कि ये पुलिस एहलकार जिस तरीके से अपनी ताकत और अपनी तबाह आज़माइन बुज़ुर्ग ख़वातीन पर कर रहा है, इंतहाई अफसोसनाक है। हालांकि ये जो चार सद्दा जो हमारा जो KPK का एरिया है, यहाँ पे इनकी एक अपनी तो रवायात हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से लेकर एक भरपूर कल्चर है। ख़वातीन की जितनी इज़्ज़त और तक़द्दुस इनका ख्याल रखा जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आना और देखें कि जिस तरीके से बदतमीज़ी के साथ ये कोई डिसेंट तरीका भी हो सकता है ना ख़वातीन को मुनज़्ज़म करने का। आप देखें ना कि किस तरह जानवरों को भी ऐसे हाँका नहीं जाता जिस तरह ये पुलिस एहलकार ख़वातीन के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और इसके बाद जो 2 पुलिस ऑफिसर्स थे उनको मुअत्तल ज़रूर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद एक्शन लिया गया और इन पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन इसमें वो तमाम जो सिक्योरिटी पर मामूर थे ऑफिसर्स, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि अगर किसके कहने पर किसने ऑर्डर्स दिए थे वो इस तरह से बुजुर्ग ख़वातीन को मारते पीटते नजर आए। और फिर ये किस किस्म की मर्दानगी है? आपने उन्हें मुनज़्ज़म करना है, एक लेन में करना है, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक मुनज़्ज़म कोई लेडीज पुलिस को बुला सकते थे कि वो इनको आकर एक मुनज़्ज़म लाइन में करती, या इतनी गर्मी में अगर ये ख़वातीन आई हैं कहीं पर इनके बैठने का इंतज़ाम करते, किसी कोई फिक्स टाइम दे देते कि आप अभी चले जाइए, इतने टाइम के बाद आ जाइएगा, कहीं पार्क करीबी पार्क में इन्हें बिठा देते, कोई पानी का बंदोबस्त कर देते। एक तो गर्मी में लंबी तवील कतारों में लगी रही और उसके बाद जनाब साहब बहादुर आए हैं। देखें ना कि ज़्यादातर जो ख़वातीन है बुज़ुर्ग ख़वातीन है, बुज़ुर्गों का तो वैसे ही एहतराम होता है, ऊपर से ये ख़वातीन है तो इस तरह का रवैया। अच्छा, ये जो ये मोतली वगैरह जो होती है ना, ये सिर्फ जब एक सोशल मीडिया पे प्रेशर आता है और उस प्रेशर को फेस करने के लिए तो ये हरकतें की जाती हैं, मोतल किया जाता है। अगर ये चीज़ें सामने ना आए, मंजर आम पर ना आए, तो एक्शन तो दूर की बात है, इस पर बात तक भी नहीं। तो मुअत्तली कितनी देर के लिए होती है? महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, बैठ के तनख्वाहें तो वसूल करते रहते हैं। बस रिश्वत जो इनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं वही ख़त्म होती हैं। उसके बाद पुलिस अपने सर को बॉस को डाल के माफ़ी तलाफ़ी करके फिर सर इस इलाके में पोस्टिंग ना करें, फिर कहीं और कर दें, लेकिन मुझे दोबारा ड्यूटी में कर दें। तो ये इतनी देर की मुअत्तली होती है, तनख्वाह भी रहनी है और उसके बाद आपने सुकून से मज़े भी लेने हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी की अच्छी बात यह है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं कि अब जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है वो हो जाना चाहिए। इस पर इस्टेब्लिशमेंट और इस पर जो हमारी हुकूमत है, सिटिंग गवर्नमेंट, जिसमें 13 जमातों का इत्तेहाद है, वो तमाम एक पेज पर आ चुकी हैं। और अब आर्मी चीफ़ की ज़ेर सदारत जो कल इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल का एक इनेकाद किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, आर्मी चीफ भी इस इजलास में मौजूद थे और हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने ये फैसला किया है एक पेज पर आके, जो मईशत है, मईशत के हवाले से जो भी इक़दामात किए जाएंगे वो करने चाहिए। और हमारी अस्करी क़यादत ने हमारी इस सियासी क़यादत को, मौजूदा हुकूमत को ये यकीन दिलाया है कि हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं और ज़ाहिरी बात है होना भी चाहिए। पाकिस्तानी इकॉनमी जो है, हमारी मईशत जितनी इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है, जितनी खस्ता हाली का शिकार है, हर शख्स परेशान है। अब तो गरीब आदमी से बात बढ़कर, सफ़ेद पोश से बात बढ़कर जो है अच्छे खासे जो लोग हैं मिडिल क्लास तक बात पहुंच चुकी है कि किस तरीके से लोगों को मुश्किलात का सामना है, कारोबार आपके ठप हैं, एलसीज आपकी ओपन नहीं हो रही और उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो यहाँ से मायूस होकर पिछले 5 सालों में 19 लाख लोग चले गए, 19 लाख लोग जा चुके हैं और बाकी जो लोग हैं वो इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में आए रोज़
ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। तो इकोनॉमी के ऊपर आप सियासत करें, जो मर्जी करें, लेकिन हमारी तमाम सियासी जमातों को इस चीज़ पर एक चार्टर पे एक साइन करने चाहिए कि पाकिस्तानी मईशत जो है इसके ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। और अभी जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आए, तवानाई के शोबे में आए, कानकुनी के शोबे में आए, मुख्तलिफ जो ज़रूरी शोबे हैं, IT सेक्टर को ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा। और इस तरह से जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और स्पेशली डॉलर्स में, ताकि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का ज़र मुबादला है वो भी बढ़े, फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो एक फ़ॉरेन जो ट्रस्ट लेवल है पाकिस्तान का वो इन्हेंस होगा। और फिर उसके बाद जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीस हैं वो भी फिर ट्रस्ट में आकर हमें रेमिटेंसेस भेजेंगे, जो कि अभी नाराज़ होकर हमें रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे। तो फिर हमारी इकॉनमी की बेहतरी के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें तमाम अस्करी क़यादत और तमाम हुकूमती जो एक पेज पर आए हैं, और उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अभी जो वफ्द बनाया जाएगा ना, जो कि फॉरेन मुख्तलिफ ममालिक में विजिट करेगा, जाके पूरा उन्हें डेलीगेशन देंगे और उन्हें गाइड करेंगे, वो बहुत ज़्यादा फिर ऐसे अफराद का होना चाहिए मुश्तमिल, जो कि इतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं कि वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी उसी तरह से इनकरेज कर सके। ये नहीं जिस तरह सागदार कहते हैं IMF नहीं हमें किस्त देता तो ना दे। अगर यही वाला रवैया रहा और यही इगोइस्टिक थिंग रही तो फिर तो ये काउंसिल बनाने का फ़ायदा नहीं। लास्ट में खास तौर पर 3 सेक्टर्स के हवाले से बात की गई है कि एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत, फिर मादनियात और फिर कानकुनी और फिर IT, इनसे भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। क्योंकि जो 3 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे सेक्टर्स हैं, ज़राअत हैं, कानकुनी हैं और उसके अलावा जो हमारी मादनियात हैं, पाकिस्तान तो बेशुमार वसाइल से माला माल है। अगर इसके ऊपर ही हम सही फोकस होकर काम करें तो पाकिस्तान अब बहुत अच्छे तरीके से इससे जो है ना रेवेन्यू हासिल कर सकता है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अभी तो ये जब हुकूमती सतह पर इस बारे में बातें की भी जा रही थी, कोशिश भी की जा रही है, जो एक आपकी बड़े स्टेक होल्डर्स आप किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट इज़ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन द पाकिस्तान इकॉनमी, तो उनका साथ होना और फिर इनकरेज करना, सियासत को छोड़ के मुआशी तौर पर इस तरह से फ़ौज का हुकूमत के साथ आना, ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी रियासत से है, हमारे पाकिस्तान से है। तो मईशत के हवाले से बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए इस पर। और जो जो अहदाफ तय किए हैं, अब ये दुआ है कि जो जो इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, इस इजलास में जो जो फैसले किए गए हैं, अल्लाह करे उन पर मिनो-अन अमल भी हमें देखने को मिले। ये सिर्फ गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन का मिजाक ना बने ये इजलास। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बहुत अहम बातें भी की हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। इंतहाई यानी एक तूफ़ानी ये साल था हर लिहाज से। उसकी बात मैंने मुख्तसर की है, लेकिन ये अपने आप ये वादा कर लें कि हमने मिलकर अपने इख्तिलाफ ख़त्म करके और फितना साजी को और साजिशों को दफन करके अगर हम एक कौम की तरह आगे बढ़ें तो यकीन करें कि वो सफ़र जो बहुत हम उसमें पीछे रह गए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर कायद का पाकिस्तान बनेगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान ही बने, बट ये है कि इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है, एक विजन की ज़रूरत होती है और उम्मीद तो करते हैं स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। तो इन सब के लिए हमारी सियासी क़यादत का एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आना। इलेक्शंस करवाएं और कोई भी गवर्नमेंट है जो कि 5 साल के लिए आए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हम दोबारा से जो यूनान कश्ती हादसा है जिसने पूरी कौम को एक बार उसकी रूह जो है उसको झंझोड़ कर रख दिया है, बिकॉज़ के अभी हम अपने नौजवानों को एक तो यह है कि अच्छे रोज़गार के मौके फ़राहम नहीं कर सकते और उसके बाद वो इस मुल्क को छोड़कर जाना चाहते हैं और उससे बड़ा सानिया ये कि वो लीगल वे में नहीं जाना चाहते बल्कि डंकी लगाकर जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि डंकी लगाकर जाने में 100% चांसेस हैं कि वो वहाँ यूरोप में या मुख्तलिफ ममालिक में पहुँच जाएंगे। और दूसरा ये कि उनका वीज़ा, क्योंकि उसके लिए वीज़ा तो है नहीं है, अगर लीगल वे में जाएंगे तो शायद उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और रिजेक्शन भी होगी। हालांकि ये रियलिटी से बिल्कुल
यहाँ रक्स है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये इलीगल जाते हैं, अपनी जान को ख़तरों में डालते हैं, और उसके बाद फिर लाखों रुपया देते हैं। मतलब 30-30 लाख रुपया, 35-35 लाख रुपया देकर अपनी जान को ख़तरों में डालकर गैर कानूनी तरीके से जाकर, और फिर ऐसी खबरें जब सामने आती हैं, और अब ये देखेंगे ये जो 30-30 लाख लोग लेते हैं, जो देते हैं इन एजेंट्स को, जो इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होते हैं, तो उसके बाद भी आप देखें कि कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं। अब क्या यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों हमारे इन नौजवानों को ये लगता है कि ये अगर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये लीगल तरीके से नहीं जा सकते हैं। और ये सबसे दुख और अफसोस की बात ये है, एक तो चले जान लीगल वे में तो सिर्फ एम्बेसी की जो फीस होती है $160 या $180 होती है, और उसके बाद जो आपके वीज़ा कंसल्टेंट को जो आपने फीस देनी है, इस सारे वही है। बिल्कुल इस सारे सानहे में जब ये बातचीत हुई सारी, एक चीज़ जिसने पूरी कौम के दुख को मज़ीद जो है ना, ज़ख्मों को मज़ीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ हुआ और मज़ीद तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला किया, वो ये थी कि जिन लोगों ने 30-30, 35-35 लाख दिए हैं, ये कोई माली तौर पे, कोई मुआशी तौर पे कोई बड़े आसूदा हाली का लोग नहीं थे, आसूदा हाल लोग नहीं थे। किसी ने कोई ज़मीन बेची है, किसी ने अपना घर गिरवी रखवाया, किसी ने अपनी बीवी के, अपनी माँ के जेवर बेचे। तो ये इस तरह से एक एक पाई इकट्ठी करके, लोगों से कर्ज लेकर, अपनी चीज़ें बेचकर फिर वहाँ पर गए, और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, आखिर यहाँ पर ये बहुत से सवालात पैदा होते हैं। ये इब्हाम क्यों है कि हमारे नौजवानों को ये क्यों लगता है कि शायद डंकी लगाकर ही वो वहाँ पहुँच सकते हैं? तो इस पे बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। उनके एरिया में या उनके करीबी दोस्त में या उनके रिलेटिव में या उनके गांव में, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ तो ये हो नहीं रहा है, रूरल एरियाज़ में हो रहा है। तो वहाँ पर ना तो इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके कोई पीछे कोई 5 साल 10 साल पुराना कोई एक शख्स गया होता है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि अगर वो कामयाब हो गया है ना तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, और शायद हमारे हालात भी बहुत सही आपने बात की है। वो जब देखते हैं कि उनके गाँव में एक शख्स जो आज से 15-20 साल पहले गया था, फिर जब उसका कच्चा मकान पक्का हुआ, फिर जब वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से गाड़ी पर आया, तो उनको ये लगता है कि शायद हम भी इसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से वो गया है। पैसे की रेल पेल होगी, और फिर उस पर होता ये है कि जो एजेंट होता है वो ऐसी मिसालें देता है, सरसब्ज़ बाग दिखाता है, और फिर उन्हीं का नतीजा ये होता है कि ये इस तरह के हादसात हर साल, ये पहला हादसा तो नहीं है, बिल्कुल हर साल ऐसे हादसा, पता नहीं हर साल में कितने ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लॉ एंड वीज़ा कंसल्टेंट मिस्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये आमिर साहब बताइए, हमारे नौजवानों के अंदर ये भाम क्यों है कि अगर हम डंकी लगाकर जाएंगे तो उससे हमारे पैसे भी कम लगेंगे और हम 100% तक पहुंच भी जाएंगे? आगाही इस हवाले से क्यों नहीं दी जाती? शायद रियलिटी में तो बहुत कम पैसे लगते हैं जब आप प्रॉपर एक कानूनी तरीके से एक एम्बेसी के थ्रू जाते हैं तो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि ज़्यादातर जो डंकी लगाने वाले लोगों की तादाद है वो विलेज एरिया से है। अब अर्बन एरियाज में जो है वो इसकी तादाद ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो अगर ये कहा जाए माजरत के साथ कि थोड़ी सी शऊर की जो कमी है, उस हवाले से ये इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो जो एजेंट हैं, इस तरह का एजेंट माफिया है, वो इसका फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से ये लोग उनकी चिकनी चुपड़ी जो बातें हैं उसमें आ जाते हैं। और उस वजह से, और यही जो आपने बिल्कुल बात की, बड़ी रूट कॉज वाली बात है कि गांव में कोई एक शख्स अगर वो डंकी लगा के यानी इलीगल तरीके से वो पहुंचने में कामयाब हो गया किसी भी यूरोपियन कंट्री में, तो वो समझते हैं कि हम भी, ये ऐसे ही है कि जैसे वो एक मतलब जुआ खेलने वाली बात ही है कि अगर हम लगे, लेकिन वो ऐसा जुआ खेलते हैं कि जिंदगियों को दांव पे लगाते हैं। अपनी फैमिली को फिर इस पे जो है वो उस पे इफेक्ट कितना आता है। और ऊपर से सितम ज़रीफी ये है कि पैसे भी इतने ज्यादा देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लीगल जो वे है उसमें तो बहुत नॉर्मल फीसेज हैं। फिर उसके अलावा जो भी एक लीगल फीस है, जो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपसे एक रीजनेबल चार्ज लेता है, आप उसको पे करें और जाएं। और मैं बहुत ही मतलब इस हवाले से हैप्पी हूँ कि आपने बहुत पिन पॉइंट ये सारे पॉइंट किए हैं। और अगर रिफ्यूजल भी हो जाता है जी, तो इट डजंट मैटर कि आपकी कोई जिंदगी या वीजा का सिलसिला ही खत्म हो गया। exactly. या तो पहले आप तैयारी करें अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल के ऊपर कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। जैसे एक एग्जाम की तैयारी है, जैसे आप
किसी भी कंट्री में जाने के लिए एक टिक टिक चेकलिस्ट लेते हैं, उसकी तैयारी करें अपने कंट्री में बैठ के तसल्ली से, आराम से, तो फिर आप उसको अचीव कर सकते हैं। आमिर साहब, आप तो बजाय इमिग्रेशन लॉयर भी हैं, ये बताइएगा कि जो ऐसे नौजवान जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब तो रुझान जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि हमारा जो नौजवान है या हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर जा रहे हैं। सर ये बताएं, ये गाइडेंस दीजिएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम अगर यूरोप जाना है फ़र्ज़ करें तो कितने पैसे होने चाहिए, उसकी फ़ीस क्या होती है और कितनी देर के अंदर ये तरीका होता है जिसको अप्लाई करके आप कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जा सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो है इस हवाले से गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। यानी आपको जो भी स्किल लेवल है हर बंदे का, अगर आप देखें तो ये भी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है। जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है वो एक पूरी उसकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और उस ओवरसीज मिनिस्ट्री के तहत आप इन स्किल्ड और अनस्किल्ड अफराद को सेपरेट करेंगे, आप मुख्तलिफ ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, ये वहां से शुरू होगा। और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल बंदे को ये सोचना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती हैं कि जिसमें आप अगर अपने प्रोफाइल में बताते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा जॉब सीकर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज ने अनाउंस किया था। अब ये जो वीजा होता है इसमें अनफॉर्चुनेटली आती तो पूरी दुनिया से लेबर है, लेकिन हमारे कंट्री में ये रुझान बहुत ज्यादा है कि हमारे पास कुछ भी ना हो, स्किल भी ना हो, हमने मैट्रिक ना भी पढ़ा हो, हमें कुछ भी ना आता हो, फिर भी हमें कोई टॉप यूरोपियन कंट्री जो है वो ले लेगा। ऐसे तो नहीं होता, हमें अपनी तैयारी पहले पूरी करनी चाहिए, अभी जाके हमारी डिमांड बढ़ेगी ना। अब जैसे देखें, मैं अभी रिसेंटली माल्टा गया हुआ था, शेंजन कंट्री है, वहां से फिर इंग्लैंड गया, तो माल्टा में जो 80% वहां पे जो लेबर वहां पे है वो वीजा ही इंडियंस, नेपालीज और बांग्लादेशी को दे रहे हैं। तो रीजन क्या है, ये सारी ट्रेनिंग जो आपने कहा है, यहाँ से प्री डिपार्चर से लेके वहां पे स्किल्ड वीजा तक जाने तक, ये सारी इनकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी होनी चाहिए और उनको पॉइंट करके वहां पे स्किल्ड के मुताबिक जो है वो पहुंचाना चाहिए, तभी जा सकते हैं। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा असल में यही तो मसला है कि करना कुछ है नहीं, स्किल्ड आपके पास है नहीं, स्टडी आपके पास है नहीं, और उसके बाद तभी तो डंकी लगा के जाना है ना। अगर एक लीगल वे में जाएंगे तो उन्हें पता है कि यहीं पर एफर्ट करनी पड़ेगी, उन्हें लगता है शायद बाहर जाएंगे तो वो ओपन बाहें खोले वेलकम कर रहे होंगे तमाम यूरोपियंस के, आए आप का तो इंतज़ार था, आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। दूसरा ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो एजेंट्स कहते हैं कि आप इतने पैसे दें वीज़ा पक्का आपका, ऐसा कुछ होता है कि आप कोई श्योरिटी दे सकता है, आप या मैं या कोई भी शख्स जो ये एजेंट का काम करता है या ट्रैवल एजेंट है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आप मेक श्योर कर सके कि इतने पैसे दें वीज़ा आपको मिल जाएगा? देखिए, मैं तो इस बात को, ये जो गारंटीड कंफर्मेशन, इस बात को हमेशा से खंडन करता आया हूं कि भाई इस तरह की चीज जो भी शख्स देता है वो क्या खुद एम्बेसडर तो नहीं बैठा हुआ ना। वीजा देना एम्बेसी का काम है, आपका काम एक अच्छी प्रोफाइल के साथ वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना है। कोई गारंटी वाला इसमें सिलसिला नहीं होता। जो शख्स ये बात कहता है तो इसी से ही सबको मिलजुल के इस बात को भी जो है वो इसको खत्म करना चाहिए कि ये जो गारंटी वाले काम है ना, इसको खत्म करें, अपनी चीजों पे मेहनत करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें, अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना लें और एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे के साथ आप अपनी जो है वो सर्विसेज लें और उसको अप्लाई करें। अच्छा, विद योर प्रेजेंस, अगर आप अभी हमारे जो नौजवान हमें सुन रहे हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, क्लिप कहीं से कहीं पर भी चला जाता है, अब तो मुझे लगता है कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है। हमसे ज़्यादा शायद इन्फॉर्मेशन उन लोगों को होती है, वो हर वक्त मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। अगर उनके ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिर कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत है, जहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना बहुत इजी होगा अगर आपके पास कोई ज़्यादा स्टडी बैकग्राउंड भी नहीं है? तो क्या ऐसे वे आउट्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे विज़िट है चाहे वो स्किल्ड है? कौन से ऐसे वीज़ास हैं? देखें, लास्ट प्रोग्राम में भी जैसे मैंने बात की थी, अभी कोरोना के बाद तो पूरी दुनिया में शॉर्टेज ऑफ लेबर का सामना है। राइट। अब हर इंडिविजुअल, आपको मैंने ये जैसे पहले बोला है कि कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे जो बिल्कुल ही किसी के पास कोई चीज नहीं है, कोई अनस्किल्ड बंदा है, लेकिन
मुझे खुद बताइए, आप किसी भी इदारे में या कोई भी मुल्क है या वो आगे कंपनी है जो बाहर के मुल्क में बैठी है, वो क्यों एक अनस्किल्ड अनपढ़ बंदे को जो उसके काम का नहीं है वो क्यों लेगा उससे? पहली तो बात ये, ठीक है। तो वो आपको अपने फायदे के लिए बुला रहा है ना, जो भी लेबर शॉर्टेज है तो वो वहां से बुलाएगा। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश से क्यों ले लेते हैं? मुझे ये बताइए कि ये लोग इंडिया से क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया है। चाहे आपको समझ लें कि कुछ छोटा मोटा मैकेनिक का भी काम आता है, लेकिन आप गवर्नमेंट को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिविजुअली भी आपको पढ़ के एक सर्टिफिकेशन का बैक होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। अब पूरी दुनिया में शॉर्टेज ऑफ लेबर है, लेकिन इस सुहाने ख्वाब में कि सिर्फ वो पाकिस्तानियों के इंतजार में, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया से उनको चाहिए लेबर को। तो आपने इंडिविजुअल बेस पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, तो तभी आपको वो कोई बुलाएगा ना, ऐसे तो नहीं बुलाएगा। ओपन प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया है, लेकिन आसानी से जो बात कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में हम लोग, जैसे मैं इसमें विजिट वीजा की ट्रेनिंग देता हूं, तो उसमें बच्चों को यही बताता हूं कि आपने जो सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे फर्स्ट नंबर पे वो विजिट वीजा ही है, जो फर्स्ट रूट या फर्स्ट डोर आप कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद जाके आप असाइलम अप्लाई कर दें, जो मर्जी करें, क्योंकि डंकी लगा के भी तो आप वापस नहीं आ सकते। नहीं, मैं इस बात पे थोड़ा सा आपसे निगेट करूंगा कि असाइलम पर अप्लाई करने की, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। इससे भी हमारे कंट्री के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है। व्हाई शुड वी डू दैट? क्योंकि ये जो चीज है, ये अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज है तो देन ही कैन अप्लाई फॉर नहीं, वो लोग जो वापस आना नहीं चाहते, मैं कंपैरेटिवली इस लिहाज से कह रही थी कि वो डंकी लगा के भी तो वापस नहीं आ सकते, और अगर वो वहाँ चाहते हैं और अगर उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि विजिट को आप वर्क वीज़ा पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अगर आपको वहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप विजिट वीजा पे, लेट्स से आप कनाडा ने एक प्रोग्राम किया है कि विजिट वीजा पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे, इसको टीआरवी कहते हैं, अब वहां पे आप अपने वीजा को, विजिट वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको जॉब ऑप्शन वहां पे मिलती है तो कनाडा में आप वर्क परमिट पे इसको कन्वर्ट करवा लीजिए। तो ये लीगल वेज तो मौजूद हैं, और इन चीजों को आप अडॉप्ट कीजिए और इस हवाले से आगे लेके चलिए। जैसे शेंजन कंट्री में है, अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे ममालिक ऐसी ऑप्शन देते हैं कि आपको वो रेजिडेंसी परमिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये अवेलेबल हमेशा होती है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक जैसे प्रोग्राम है इमिग्रेशन का, जैसे प्रोग्राम है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, अब एक अंडर मैट्रिक बंदा जिसके पास कोई पैसे नहीं है तो वो कहे कि मैं इस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर लूं, तो वो ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। हर एक की थॉट डिफरेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब। और बिल्कुल सही आमिर खान ने ये बात की है कि आपको कम से कम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को, हमारे नौजवानों को ये बताना चाहिए कि आप थोड़ी सी ज़रा शॉर्टकट की बजाय थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें, जी से काम चुराने की बजाय अगर थोड़ी सी मेहनत करके उस तरीक़ाकार को फॉलो करें, आपकी जो पैसा है, जो हक हलाल का पैसा है, वो भी ज़ाया होने से बचेगा। और जो आपकी जान, जो आप अपनी जान को जोखों में डालकर, अपनी ज़िंदगी को इतने ख़तरे में डालकर गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं, तो उससे भी आपकी जान छूट सकती है। असल चीज़ अवेयरनेस की कमी का है। एग्जैक्टली, सबसे पहले ज़रूरी है अवेयरनेस, और सोशल मीडिया ने ये जो गैप है ना अवेयरनेस का, इसको बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है। लेकिन मज़ीद जो है वो इनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकल होगी ना जब आपके पास, तो आप कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे नहीं। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ था क्रिकेट में कि चेयरमैन पीसीबी कौन होगा। और 19 जून को जब कमेटी डिसॉल्व हो गई और उसके साथ डी नोटिफाई कर दिया गया नजम सेठी को भी, और उसके साथ जितने भी उनके टीम मेंबर्स थे, उस कमेटी के डी नोटिफाई होने के बाद वो तमाम लोग गैर फाल हो गए। और अच्छी बात यह है कि नजम सेठी जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बने हुए थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उन्होंने खुद ही अपने आप को अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान इख्तलाफात की वजह नहीं बनना चाहता, तो मैं वॉलंटरली खुद से जो है ना, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करता हूँ। अब जो नए सरबराह होंगे, अब दो नाम मुस्तफा रमदे और अशरफ ज़का अशरफ जो हैं, ये इन दोनों के नाम आ रहे हैं। ज़का अशरफ तो पीपल्स पार्टी के मोस्ट फेवरेट है और बैनुल सूबाई वजारत के तहत ये आती है। और अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की जीत होगी। एक बात तो तय है कि नजम सेठी साहब की खिदमात को हमेशा से याद रखा जाएगा। क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सर्व किया है,
पीएसएल को पाकिस्तान में मेक श्योर करने का जो क्रेडिट है वो उनसे कुछ छीन नहीं सकता है। Obviously. ठीक है, बाद में सियासी मामला हों, ये सियासी इख्तिलाफात, सियासत की नज़र हमारे पहले भी बेशुमार ऐसे अच्छे लोग आगे पीछे होते रहे हैं, बट एक चीज़ है कि नजम सेठी साहब ने जो खिदमत की है क्रिकेट में पीएसएल के हवाले से, तो वो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जितने अच्छे तरीके से उन्होंने अच्छा, एशिया कप में भी उनकी बहुत ज़्यादा है कि वो बीसीसीआई ने बड़ी कोशिश की है उन्हें लेट डाउन करने के लिए कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को ना मिले। उन्होंने उसमें भी बड़ा एक्टिव काम किया है और इसके साथ साथ पीएसएल का क्रेडिट तो जाता है, लेकिन उन्होंने बड़े ग्रेसफुली खुद को अलहदा कर लिया है। तो यही सूरत हाल जो है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। नसीम राजपूत साहब, ये बताइएगा, नजम सेठी साहब का अलग होना, अब नए चेयरमैन पीसीबी या तो मुस्तफ़ा रमदे होंगे या ज़का अशरफ होंगे, आपको लगता है कि ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो तसलसल है, इसके टूटने से हमारे जो क्रिकेट है उस पर कोई असर पड़ेगा? आप समझते हैं चीज़ें हमारी ख़राब होंगी? मेरा नहीं ख्याल वजाद साहब इसमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि शायद इस वक्त कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इवेंट तय दर पे सामने खड़े हुए, उसमें जैसे मिसाल के तौर पे हाइब्रिड मॉडल पे नजम सेठी साहब ने जो इंस्टेंस दिया था और उसके बाद वो हाइब्रिड मॉडल मनवाने में कामयाब हो गए, जो कोई भी नहीं मान रहा था कि बीसीसीआई बहादुर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये मानने में कामयाब हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डिसीजन था उनका, एक बड़ा उनका एक हिकमत अमली थी जिसमें वो कामयाब हुए। अब इसके अलावा मेरे ख्याल है शायद ज़का अशरफ साहब फिलहाल तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। वो डोमेस्टिक मामलात में हो सकता है कहीं उनको समझ में नहीं आएगा, या उनकी टीम जो कोर टीम आ रही है उनको समझ में नहीं आएंगे, तो वो डोमेस्टिक मामलात में कुछ ना कुछ तब्दीली करें। शायद इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा छेड़ने की गुंजाइश इसलिए नहीं होगी कि हाइब्रिड मॉडल में जो लास्ट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी नजम सेठी साहब की, हाइब्रिड मॉडल पे जो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने एशिया कप तक के लिए बात हुई है, जबकि वर्ल्ड कप के लिए हमारी हुकूमत फैसला करेगी, हमारी हुकूमत बताएगी कि हमने किस ग्राउंड में खेलना है और हमारी हुकूमत बताएगी कि हमने जाना है या नहीं जाना। वो कि टेंटेटिव शेड्यूल जरूर आ गया है, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है कि हमारी टीम गई है खेलने के लिए। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो अभी हुकूमत की कोर्ट में भी गेंद है, और दूसरा एशिया कप में हमारे जो 4 मैचेस कराने की बात हो रही थी, जो हम जेन्युइन मेजबान थे इस इवेंट के, तो वो पाकिस्तान में ही हो रहे, जो एक बड़ी चीज। और शायद हाइब्रिड मॉडल को आगे अप्लाई होता है या नहीं होता, लेकिन ये तमाम चीजों को कंटिन्यू करना शायद पाकिस्तान के मुफाद में होगा। बट सर, ये आपकी बात ठीक है, कंटिन्यू करना पाकिस्तान के मफाद में होगा। लेट्स सी आगे जो श्रीलंका के दौरे के लिए हमारी टीम जा रही है, जिसके अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, तो एशिया कप से पहले, क्योंकि बाकी के सारे मैचेस तो होने तो श्रीलंका में ही है, ये अच्छा नहीं होगा कि वहाँ की कंडीशंस को भी समझ आ जाएगी, वहाँ के प्लेयर्स के साथ खेलने के बाद एक थोड़ा एशिया कप से पहले हमारे बॉयज़ में एक्सपीरियंस आ जाएगा? इट इज वेरी गुड फॉर बैट्समैन, वेरी गुड फॉर ओवर स्पिनर्स। हमें अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत सोच समझ के यूज करना है उस कंडीशन में। माजी में ऐसा हो चुका है, जितनी ह्यूमिडिटी श्रीलंका में होती है वहाँ बहुत एक गर्मी की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती है। माजी में मोहम्मद जाहिद जैसा सुपर फास्ट बॉलर पाकिस्तान का, वही श्रीलंका की कंडीशन में अनफिट हो चुके हैं। तो हमें फास्ट बॉलर्स को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना होगा। खासकर मैं शहीनशाह अफरीदी के हवाले से थोड़ा सा जरा फिक्रमंद इस लिहाज से हूँ कि वो रिसेंट पास्ट में इंजरी के बाद आए, लंबी बॉलिंग उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं की है, तो टेस्ट सीरीज की बजाय, क्योंकि अगर वो उनका होना बहुत जरूरी था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर सर पे एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो मेरी अपनी जाती राय में शहीनशाह अफरीदी को अगर आपने टीम में अनाउंस कर दिया है तो ना खिलाए उन्हें मैच, उन्हें वहाँ की कंडीशन में लंबी बॉलिंग जरूर करवाएं ताकि उन्हें इंजरी से बचाए। वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है और तो उनको आगे बड़े मैचेस के लिए, जब वर्ल्ड कप और एशिया कप होना है, उसके लिए उन्हें बचाया जा सके। और यहाँ पे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते हैं और लंबा खेल होता है, उसमें कोई फिक्स्ड आवर्स तो होते नहीं हैं, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दी है। अच्छा सर, अब ये बताएं नसीम साहब के आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, नजम सेठी साहब को ज़का अशरफ साहब रिप्लेस करते हैं या मुस्तफ़ा रमदे रिप्लेस करते हैं, तो बेटर कौन होगा?
सेठी साहब के करियर को भी अगर सामने रखें और जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया है, फिर ज़का अशरफ साहब भी चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या ये फैसला दुरुस्त है उनका चेंज होना? देखिए, ज़का अशरफ साहब भी बहुत डिसेंट आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने एक चीज देखी थी जब ज़का अशरफ साहब पिछली दफा थे कि उनके काम बहुत आगे तक ले गए और फिर उसे मुकम्मल नहीं किया। लाइक पाकिस्तान सुपर लीग को 7 महीने काम हुआ था सलमान सरवर भट्ट साहब, और काफी क्लोज आ गए थे ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान सुपर लीग कराने के, फिर उन्होंने वो प्रोजेक्ट रोक दिया था। तो वो नजम सेठी साहब आए और उन्होंने वो इवेंट करा दिया। वो उनके क्रेडिट पे आ गया। तो मेरे अपने ख्याल में कि चीज को फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चाहता है कि मैंने ये काम किया और मेरा नाम जरा रहे, तो उस सूरत में उस इवेंट को फिनिश करना भी इम्पोर्टेंट। लेकिन सर असल तो सवाल ये है ना कि ये जो सियासी तायुनातियाँ होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ये डैमेज तो कहीं ना कहीं करती हैं। जिस तरह लास्ट जो प्रीवियस गवर्नमेंट आई थी वो एहसान मानी साहब को लेकर आए, सेठी साहब को रिप्लेस किया गया, उनको तो बल्कि PSL की तकरीब में इनवाइट भी नहीं किया गया, इनविटेशन भी नहीं दिया गया। फिर अब जरदारी साहब का बजीद होना कि चेयरमैन PCB ज़का अशरफ साहब लगेंगे, अल्टीमेटली ये चीज़ें क्रिकेट की हवाले से अगर देखी जाए तो वो मुनासिब और बेहतर लॉबिंग पूरी तब्दील होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए असल में बहुत ज्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं वजाद साहब, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इंटरनेशनली क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतनी तेजी से चेंज होंगे तो फिर तो आप वो कहाँ लॉबिंग कर पाएंगे, वो कहाँ बात कर पाएंगे। मैं ये सिर्फ सेठी साहब के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको भी चेंज करते हैं। लेकिन पहली मरतबा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जिसका वजीर आजम होता है जिस दौर में हुकूमत का उन्हीं का बंदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो इस बार वजीर आजम जिनका है उनका क्रिकेट बोर्ड का बंदा चेंज हुआ, नजम सेठी साहब। तो उस लिहाज से ये पहली मरतबा हुआ है कि वजीर आजम साहब का बंदा जो है वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट का मामला मुख्तलिफ थे और उसमें सरेंडर करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को, खासकर आसिफ अली जरदारी साहब की विश के सामने कि उनके दोस्त हैं और उन्होंने स्टैंड लिया था कि भाई मुझे इसमें मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इवन के शहबाज शरीफ साहब बड़े मियाँ साहब से मिलने के लिए लंदन भी गए और उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। मेरी इत्तलात के मुताबिक कई ऐसी मीटिंग्स हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब, नजम सेठी साहब और कुछ उनके वज़रा भी शरीक हुए थे और वहाँ पे क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि हम इस मामले में इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि मजीद मामला हुकूमत के जो रन करने कितने दिन होते हैं कितने दिन नहीं होते, उनमें स्मूथनेस जितनी रह जाए वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता लफ्जी जंग का आगाज तो कुछ कहीं ना कहीं होता जा रहा है दोनों पार्टियों के दरमियान, क्योंकि जो नेक्स्ट बिल्कुल, और वो लफ्जी जंग जिसका आगाज हुआ और उसका अंजाम अब एक सियासी तकर्रुरी पर जाके ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। लेकिन सवाल यही है कि जब हम खेल में भी सियासत को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर कैसे इदारे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकेंगे, कैसे अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। यही इंडिया में हो रहा है और इंडिया और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कुछ ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है अगर बोर्ड्स के अंदर भी सियासत ही होगी। नाज़रीन 10 बजे की हेडलाइंस के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल भी हमने बात की थी कि हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो इस चीज़ की गमाजी नहीं करते हैं, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो अयाशियाँ करें। बल्कि इन हालात के अंदर वैसे तो आपने देखा होगा हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने हमेशा से आवाम के ज़ख्मों पर नमक ही छिड़का है बजाय कि वो मरहम लगाएं। कुछ बुज़रा पहले माजी में कहते रहे हैं कि अगर रोटी खाने के पैसे नहीं आप बिस्किट के साथ गुजारा कर लें, आप चाय पीना छोड़ दें, एक टाइम का खाना खाना शुरू कर दें। तो इस तरह के भूंडे जो है ना मजाक करके आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते रहे हैं। लेकिन अब इन हालात के अंदर जब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है जिसको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आज से 2-3 रोज़ पहले सेनेट में जो चेयरमैन सेनेट को ताहयात मराद के हवाले से जो बिल मंजूर हुआ है उस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना अब तनकीद हो रही है। पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने भी इसकी मुखालिफत की है, जबकि खुद पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं
सलीम मांडवी वाला, वो भी इस बिल की मुखालिफत में नजर आए। उन्होंने कहा है कि ये ना बड़ी उजलत में बिल पेश किया गया, फ़ौरन से पेश किया गया है और उसको अप्रूव भी करवा लिया गया है, पास भी करवा लिया गया है। लेकिन जब ये नेशनल असम्बली में बहस के लिए आया तो तब कौमी असम्बली के अंदर तमाम पार्टीज़ इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही थी। वो कह रही थी बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये तमाम पार्टीज़ इस बिल को बुरा भला कह रही हैं तो सेनेटर्स भी तो इन्हीं पार्टीज़ के बैठे हुए हैं ना। वहाँ पर इसके हक़ में वोट देने वाले तो इन्हीं जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वहाँ पर इसकी किसी ने मुखालिफत की नहीं है, वहाँ पर सब ने इसको अच्छा, वैसे कभी आपने देखा है कि इतनी फुर्तियाँ किसी और अवामी मफाद के बिल के हवाले से देखने में सामने आई हों? अवामी मफाद का है ना, अवामी लीडर्स ही इस तरह की फुर्तियाँ दिखाते हैं। जब अपनी जेब पर बारी कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम यकमुश्त, यक ज़बान, यक आवाज़, और ये किसको क्या कहा जाए, मसलन के अवाम के साथ इससे बड़ा मजाक इन हालात के अंदर इस तरह की मरात लेना, मुझे तो लग रहा है कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से जिस तरह मरात और अलाउंसेस दिए गए हैं इन पर तो ज़कात वाजिब होनी चाहिए। इतने हालात ख़राब हैं कि फ़र्नीचर में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इतने आपके हालात ख़राब हैं, घर आपको 2.5 लाख तक आप ले सकते हैं, मतलब बहुत भी बहुत कुछ है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ क्या है? खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं, पहले वो ज़रा सुनिए। स्पीकर को जो बरात है मिलने चाहिए, क्या मसला है सर? लेकिन देखिए जैसे जब मिलते हैं तो उस पर आपको इतराज़ नहीं होता। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक मतीन साहब, क्या कहेंगे आप इन हालात के अंदर जहां पर नौजवान पाकिस्तान से मायूस होकर डंकी लगाकर बाहर जाते हैं, डूब जाते हैं, गरीब आदमी ख़ुदकुशियाँ कर रहा है, इन हालात के अंदर चेयरमैन सेनेट के हवाले से इस तरह मरात में बेजा इजाफा करना क्या पाकिस्तानी अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतादिफ नहीं है ये? और ये किस खुशी में किया गया है? मतलब इतनी क्या एक्साइटमेंट थी इन सेनेटर्स को चेयरमैन को नवाजने के लिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आखिर है IMF से हमें कोई किस मिलनी नहीं, क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयरमैन सेनेट ने काम किया है? देखिए, एक जिस तरह के इस हुकूमत काम किए हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको यकीन होगा ये कम किया गया है। मुझे बताइए कि ये हुकूमत जब से आई है तो इस हुकूमत ने आने के बाद मेरे लिए, आपके लिए, एक आम आदमी की भलाई के लिए, गरीब के लिए क्या किया है? तो इन्होंने जो नैब अमेंडमेंट्स थी अपने लिए काम किया, एंटी करप्शन कानून था अपने लिए काम किया, मुराद में इजाफा है चेयरमैन सेनेट की, अपने लिए काम किया। गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए, पिसे हुए तबके के लिए इस हुकूमत ने अब तक क्या किया है? उसका जवाब आप इसहाक डार साहब से मांग लें, इस हुकूमत से मांग लें, शहबाज शरीफ से मांग लें, आटे की लाइनों में मरते हुए लोगों से पूछे तो वो बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट को ये मुराद मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये जो गुर्बत से तंग आया हुआ आदमी है, जो रिक्शा चलाता है, बच्चे बेचता है, उससे पूछे कि ये मुराद मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अभी इन लोगों से पूछेंगे तो ये तो बताएंगे जिस तरह बेशर्मी के साथ बताया गया कि हमने हालात के मुताबिक तब्दीली की है और कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। ताहयात 6 मुलाजमीन मिलेंगे और कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये हुकूमत जो है वो बेशर्मी पर कायम हुकूमत है। होती ना हुकूमत, मोरल अथॉरिटी पे कायम हुकूमत होती है, हुकूमत होती है मेजॉरिटी पर कायम हुकूमत होती है, ये बेशर्मी पर कायम हुकूमत है। अच्छा, ये बताइएगा तारिक मतीन साहब, अभी तो पीपल्स पार्टी वो इस बिल से एक तरह से बड़ा नाराज़गी का इजहार कर रही है। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी इसको बड़ा नाराज़गी का इजहार किया है कि किस किस्म का बिल पेश किया गया है, ऐसा बिल पेश ही नहीं होना चाहिए था। तो ये सेनेटर्स भी तो इन्हीं जमातों के हैं ना, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं या बड़े जो पार्टी के डिसीजन मेकर्स हैं उनको पता ही नहीं है और उनके अगेंस्ट जाकर उन्हीं की जमात के सेनेटर्स एक बिल को अप्रूव कर रहे हैं? देखिए, ये जो सेनेटर्स होते हैं ना, ये इन आम लोगों से, आम लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अवामी नुमाइंदे होते हैं ना, इन लोगों से ऊपर होते हैं। ये इन सियासी जमातों के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं कि ठीक है, ये जलसे में जाके वो तकरीर करने वाला, ये मैयत पे जाके अफसोस का इजहार करने वाला, ये बच्चे की पैदाइश पे खुशी का घर जाके इजहार करने वाला हमारा वो आम वर्कर नहीं है, ये हमारा सेनेटर है, ये हमारा ब्रेन है। इस सेनेट ने अपने ब्रेन के साथ ये अपना रिफ्लेक्शन दिया है। मुझे हैरानी होती है कि उसके बाद इनमें से कुछ लोग नाम निहाद के दिखावे का अफसोस होता है, दिखावे की मुजम्मत, दिखावे की लाताल्लुकी होती है, बगैर ना कुछ नहीं। आपको याद है मोहम्मद मियां सुमरो साहब के दिनों में इसी तरह की पहली किस्त आई थी
तब भी कुछ नहीं हुआ था, मंजूर हो गई थी। मंजूर हो गई। मेरे और आपके लिए कानून बनने का मामला हो ना, इख्तिलाफ भी होता है। मुल्क के लिए मामला हो तो टेलीफोन कॉल्स होती है, ये नहीं करना, ये करना है। वो लोग जो कहते थे पीटी IMF का बजट, वो लोग अब तमाम चीजें मान चुके। ये भी हमने सियासत में देखा है। और फिर इन्हीं लोगों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल हो, फौरी मंजूर होता है। इनके चेयरमैन की मुराद में इजाफे का बिल हो, कोई इख्तिलाफ नहीं होता। तो ये तमाम के तमाम ढकोसले जो लाताल्लुकी के होते हैं, मुजम्मत के होते हैं, हैरानी के होते हैं, ये दिखावे के ढकोसले। तारिक साहब, ऐसी फुर्तियां हमें अवामी मफाद आमा से मुतल्लिक किसी बिल में देखने को नहीं मिलती। अब आप देखें कि सब यक आवाज़ यक ज़बान थे इस बिल के हवाले से। अब जब तनकीद शुरू हुई है तो MQM भी कूद पड़ी है और पीपल्स पार्टी के लोग, नून लीग के लोग भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी फुर्तियां अवामी मफाद आमा के हवाले से क्यों नहीं देखने को मिलती हैं हमें? क्योंकि ये अवाम से ताल्लुक नहीं रखते, अवाम के मसाइल इनका मसला नहीं है। इस वक्त भी जब बात होती है डॉलर इतना महंगा, महंगाई यहाँ पर पहुंची हुई है, तो वो इनका मसला है नहीं। इनका मसला जो है वो इनकी जात है, इनका मसला इनका माल है, इनका मसला इनकी आल है, इनका मसला मुल्क से बाहर महफूज इनकी खाल है, वगरना इनके लिए क्या मसला है। देखिए, अवाम का जो मसला है उस पर मैं आपसे पहले जहां से मैंने बात शुरू की थी, ये लोग जब आए हैं बेशर्मी पर कायम हुकूमत, तो इन्होंने तब से अब तक अवामी मुफाद के लिए कौन से काम किए हैं उनको इनलिस्ट कर लें, और इन्होंने अपने लिए कौन से काम किए उनको इनलिस्ट कर लें, तो आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड के तो खास तौर पर जो लोग हैं उनको तो जाकर पब्लिक में अवाम का सामना करना पड़े, वो उनका मसला ही नहीं है ना, एक आम आदमी का सामना करना पड़े। और ये तो करोड़ों में वोट बेचकर आने वाले लोग हैं, वोट खरीद कर आने वाले लोग हैं। तो इन लोगों के मसाइल में वो यकसर मुख्तलिफ मसाइल हैं। ये जो अवामी मसाइल है मेरा और आपका मसला है, और हमसे नीचे एक आम आदमी का मसला है, ये सैनिटर्स का मसला नहीं है। अच्छा, आपका तो एक सहाफ़त से भी एक तवील ताल्लुक़ है, बहुत सी आपने ऐसे गवर्नमेंट्स देखी, बहुत से ऐसे सैनिटर्स देखे और बहुत से ऐसे चेयरमैन सेनेट भी देखे। और इन द हाउस कहने के अलावा इनलाइटन मी के क्या है चेयरमैन सेनेट का बेसिक रोल, क्या ऐसा है जो ऐसा क्या काम दिन रात वो करते हैं जिसके बाद उन्हें ये बरात दी जाती है। एंड सेकेंडली कि हमारे यहाँ पर वो वैसे पॉलिटिशियंस आ नहीं रहे जो दर्द दिल रखते थे, जो आवाम का दर्द दिल रखते थे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब मुझे याद आ गए, जो कि रो पड़े थे कि मेरे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। ऐसे ऑनेस्ट लोग भी थे, और अभी ऐसे ऑनेस्ट लोग कहाँ नज़र आ रहे हैं? देखिए फिजा, बात ये कि मरहूमीन को ऐसे सियासी मौक़े पे अगर याद करें ना, तो ज्यादती होती है। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के अपने कमालात मौजूद हैं, लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू दैट। कोई अगर इस दुनिया से गुजर चुका तो मरहूमीन को बेहतरीन अल्फाज में याद करना हमारी रिवायात का हिस्सा है, हमारी अखलाकियात का हिस्सा है। लेकिन मैं तो बात कर रहा था मोहम्मद मियां सुमरो की, इससे पिछली मिसालें उठा लें, अब की उठा लें, तो आपको सियासत में कौन नजर आएगा? बी इट PTI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये लोग अवामी मुफाद की कानून साजी के नाम पर रोते, और रोने के बाद ये लोग जब वोट करने आते तो कहते वोट पार्टी की मर्जी का करूंगा। तो अपनी जात, अपना जमीर, अपना फैसला तो है नहीं, वो फैसला है पार्टी का। और फिर पार्टी जो है वो जिन मुफादात पर चलती है, ये वो चेयरमैन सेनेट है जिनको मुंह में गुलाब जामुन खिलाया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जी। और ये भुट्टो के नारे लगे थे। फिर जब ये दूसरी बार चेयरमैन सेनेट बने हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नाराज हुई थी। पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बखुशी इस्तेमाल हुई थी, दूसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज हुई थी, और अब ये तमाम लोग बखुशी इस्तेमाल कर रहे हैं, हो रहे हैं, और जो दरमियान में इस्तेमाल कर रहे थे वो अब नाराज हैं। तो हमारे यहाँ तमाम सियासी जमात, आप मिसाल किसी की भी ले लें, तमाम सियासी जमात थोड़ा बहुत ऊपर कम बुरा, वो इस मामले में एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अच्छा, ये जो मरात है
ले जी, सबसे पहले तो रिहाइशगाह का किराया 1,03,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना कर दिया है। उसके बाद सरकारी रिहाइशगाह के फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए थे, अब उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए हैं। दफ्तर से अगर 5 मील से ज़्यादा सफ़र करते हैं तो पहले 10 रुपये फ़ी किलोमीटर मिलता था, अब उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 और निजी कार में अगर वो प्राइवेट कार में जा रहे हैं तो 400 रुपये फ़ी किलोमीटर का अलाउंस मिलेगा। और अगर सफ़र के दौरान वो रुक जाते हैं तो पहले 1750 रुपये मिलते थे, अब रुकने पर 10,000 रुपये मिलेंगे। फिर चेयरमैन सेनेट प्राइवेट चार्टर तैयारे में सफ़र कर सकेगा। इन डिटेल्स को अगर आप देखिए ना तो ऐसा लगता है कि चेयरमैन सेनेट या इस ओहदे पर मौजूद कोई भी शख्स, वो शायद ज़कात के जो हकदार लोग हैं उनमें शामिल कोई शख्सियत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है। इसके लिए तो हमें इमरान खान से फंड रेजर करवाना पड़े या मियां साहब से कहना पड़े। महकमा औकाफ भी मौजूद है, महकमा औकाफ मौजूद है, वहां से उनकी मदद की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है तारिक मतीन साहब। अब यही जो तारिक साहब बात कर रहे थे, यही चीज़ है कि ये तो महकमा औकाफ से जो है ना या बैतुल माल से कोई इनकी मदद की जाए। लोगों को इतना सब कुछ मिल सकता है अगर वो महकमा औकाफ कोई गरीब लोगों की इमदाद के लिए बना ना, क्या गरीब लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज है? आप एक तरफ देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो खवातीन आई हैं वो कितने 3,000 4,000 रुपए उन्हें मिलते हैं, उसके लिए उन्हें डंडे मारे जा रहे थे। 4 सदा की फुटेज प्रोग्राम में हमने दिखाई है। तो ये है वो मुस्तहिक और गरीब जो महकमा औकाफ से जिनको मिलना चाहिए फंड रेजिंग। और यहाँ पर ये देखें कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मराद में इजाफा किया गया है, एक तरफ हमारे हुक्मरान अवाम को सादगी का दर्ज देते हैं, जितनी चादर देखे उतने पाँव फैलाएं, ये वाली नसीहतें कर रहे होते हैं, और दूसरी जानिब हालात ये हैं कि बेशुमार मराद में इजाफा। खैर ये तजाद है, ये मुनाफिकत इसको कहें या हमारी अशराफिया का चाल चलन कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आवाम से इनका ना तो कोई सरोकार है ना आवाम से इनका कोई ताल्लुक है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी इलेक्शंस पर अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन अब फुल फॉर्म में नज़र आ रहा है, तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और जो भी प्रोसीजर है इलेक्शंस के लिए, क्योंकि जब ये बजट पेश किया गया तो इलेक्शंस के लिए जो है वो बजट पहले से ही मुख्तस कर दिया गया था और इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया था। कमीशन की तैयारियां देख के लग तो ऐसा रहा है कि इलेक्शंस करीब हैं, मटीरियल इलेक्शन का खरीद लिया गया है, बैलेट पेपर की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है। ये तमाम चीज़ें भी बेशक मुकम्मल कर ली गई हों, लेकिन अभी तक शुकूक शुबहात हैं, इफ़ एंड बट्स हैं कि आखिर इलेक्शंस इस साल होंगे भी या नहीं। ये बहुत से सवालात हैं इस बारे में। खैर इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, सर इलेक्शन कमीशन तो खासी फुर्तियाँ दिखा रहा है, बैलेट पेपर की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है, उसकी ख़रीदारी भी कर ली है, अब लगता क्या है आपको 2023 में इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, इसमें 2-3 बातें भी मिसअंडरस्टैंड कि ये देखना है कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आते हैं। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं 10 के दरमियान में, अगर 13 से पहले होती हैं तो फिर 19 डेज नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। अगर 13 के बाद होती हैं तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे 60 डेज के अंदर। क्या PMLN तैयार है इलेक्शन के लिए? सवाल सबसे बड़ा ये है। यस, एब्सोल्युटली। पीपल्स पार्टी इज रेडी फॉर इलेक्शन इन अक्टूबर और नवंबर। दे हैव डन देयर होमवर्क। उन्होंने अपनी पूरी होमवर्क कर ली, इलेक्शन कैंपेन तैयार की हुई है। इशू ये है कि दे वांट के किस वक्त मियां साहब आएंगे तो कैंपेन चलाएंगे और उसके बाद इलेक्शन होंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है। इसलिए वो अभी खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका जो एक इशू चला भी, आदम तारा साहब गए हुए थे इंग्लैंड, उन्होंने सारी लीगल चीज़ें मुझे समझाई हैं कि आप कब आ सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए वहाँ पर मज़े से, जब तक उनके लिए सब चीज़ तैयार नहीं होगी, प्लेट पर रख के नहीं तैयारी की जाएगी, वो नहीं आएंगे। और ये एक बड़े अफसोसनाक बात है कि आप इलेक्शन डेट 9 में बड़ी मुकर्रर है, आपको उस पर करानी चाहिए। इशू ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बंदियाल साहब कब के सितंबर में रिटायर होंगे, उसके बाद मियां साहब वापस आएंगे। आने के बाद फिर उनको कम से कम भी 2-3 महीने चाहिए, 4 महीने इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। और इस लिहाज से अगर मैं PMLN की ख्वाहिश देखूँ तो मुझे लगता है कि वो जाके मार्च अप्रैल में इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि अभी एक और बहाने इनके लगेंगे कि जी हमारी अभी सेंसिस डिजिटलाइजेशन नहीं हुई है,
हमारी हल्का बंदियाँ डिलिमिटेशन नहीं हुई हैं, हमने ये तैयारी नहीं की है, हमें इतना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में प्रिंसिपली इलेक्शन नवंबर में होने चाहिए, बट इनकी जो अंदाज़ा लग रहा है मुझे, जो अभी तक तैयारी नहीं है इनकी, बिकॉज दे हैव नथिंग टू सेल। आप मुझे बताएं कि अवाम के पास जाने के लिए आपको अवाम को बताना होता है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हमारी बयानिया तो क्या होगा बनाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी गैलप सर्वे के मुताबिक 1/4 पाकिस्तानियों को तो यकीन ही नहीं है। वो कहते हैं कि शायद इलेक्शंस हो जाए, बाकी सब लोग कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे। पहले ये बता दीजिए कि नून लीग के अलावा क्या इलेक्शन डिले का फ़ायदा पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को होगा? एंड सेकेंडली, फिर डेमोक्रेसी कहाँ पर है? हम तो फिर किसी जमहूरी मुल्क में नहीं रहते। आइन कहाँ पे है? देखें, यही तो बात है। ये जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर वो आइन की नहीं करेंगे, इस पर फॉलो करेंगे, रूल ऑफ लॉ को नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? आपके सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डिसीजन की कि 15 मई को प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे। उन्होंने उसके अलावा उनके ऊपर और किस्म के प्रेशराइज शुरू कर दिए। अभी भी जो रूल रेगुलेशन हो रहे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो रहे हैं। क्या अवाम अपने नुमाइंदे जो असम्बली में लेके जाते हैं, इसलिए लेके जाते हैं कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हों, या अवाम की भलाई के लिए हों, अवाम की हेल्थ के लिए हों, अवाम की एजुकेशन के लिए हों, अवाम को सिक्योरिटी के लिए हो, लाइफ प्रॉपर्टी सिक्योर हो? कोई ऐसी बात की आप बताइए। 4 महीने में पिछले जितने भी असम्बली के सेशन हुए हैं, जितने कैबिनेट की मीटिंग हुई है, क्या उसमें एक ने भी अवाम के लिए कोई बात की है, या महंगाई की बात की है, डॉलर की बात की? बिल्कुल सही कहा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है, ये जो PMLN टाइम गेन कर रही है, अब आपको लगता है जो टाइम गेनिंग की पॉलिसी है इससे फ़ायदा होगा, या वो इस चीज़ का वेट करें कि इकोनॉमिकल सिचुएशन ज़रा बेहतर होगी तो हमारे पास आवाम को कोई फेस सेविंग हमें मिल जाएगी? आप समझते हैं कि ये टाइम गेनिंग का फ़ायदा PMLN को हो सकता है? देखें, यही तो उनका प्लान है कि दे वांट कि उनको कम से कम 6 महीने मिल जाएं असेंबली डिसॉल्व होने के बाद, ताकि वो इसके अंदर अभी वो जाने से पहले अपने MP को फंड एलोकेट कर देंगे, डिश आउट करेंगे। फिर उसके बाद जब 6 महीने में वो चाहते हैं मियां नवाज शरीफ आ जाएँ, इस दौरान में कोई आवाम को रिलीफ दे दें, आवाम को डॉलर कुछ कम कर दें, या महंगाई कम कर दें, इस तरह की चीज़ें वो पूरी कोशिश करेंगे कि जब इलेक्शन में जाएं तो वो इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या बनाएंगे, इलेक्शन का स्लोगन क्या बनाएंगे। ये कहेंगे कि हमने देखें आपके लिए ये कर दिया, हमने आपके लिए नहर की दूध की नहरें बहा के ले आए, हमने डॉलर कम कर दिया, हमने महंगाई कम कर दी, हमने गैस और बिजली की कीमत कम कर दी, हमने डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर दी। ये वो कोशिश करेंगे। ये कब होगा? ये सब बातें कब होंगी? ये तो हम सिर्फ कह रहे हैं ना, हम ये कह देंगे वो कह देंगे, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी मुल्क है हम, और गंदम की हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन हमने आटे की प्राइसेस से मार्केट में इंक्रीज़ कर दी हैं। तो क्या बयानिया सर लेकर जाएंगे? और ये तो अभी आगे की बातें हैं कि कम होंगे। अभी ये जो सारे हुकूमत एंड इस्टेब्लिशमेंट, तमाम कौमी इदारे जो एक पेज पर आए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, वो जो एक काउंसिल बनाई गई है, कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, तो इस पर तो असर नहीं पड़ेगा? इलेक्शंस डिले हो या पहले हो, या फिर ये लाई इस वजह से है कि कोई इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के इलेक्शंस को मज़ीद डिले किया जा सके? देखिए, ये इलेक्शन 6 महीने डिले करने का दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, लेकिन ये जितना करेंगे उतना ही इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वांट्स इलेक्शन ऑन टाइम। यस, इसलिए कि द मोर टाइम दे गिव टू PMLN, वो ज़्यादा टफ कंपटीशन देगी पीपल्स पार्टी को, एंड दे आर गोइंग टू बी राइवल पार्टी। जिन दिन असेंबली डिसॉल्व होगी, आप देखेंगे ये एक दूसरे के खिलाफ कैसे बोलेंगे, कैसे वही तकरीरें करेंगे, शुरू हो गए बोलना लगाएंगे। रंग दिख रहे हैं सबके, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आने वाली अभी तो आ गई, लेकिन अभी ज्यादा आएगी जब इलेक्शन। अभी तो अभी भी कोलेशन में है, मिनिस्ट्री सब ने ली हुई है। जिस दिन 10-11 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होगी, देन दे विल बी ऑन फुल थ्रॉटल, पूरी स्पीड से वो एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाएंगे। वैसे सर, तवक्को है आपको कि ये जो 6 माह का ये जो इनका प्लान है डिले करेंगे, उसका फ़ायदा होगा? मईशत बेहतरी की जानिब जाती दिखाई दे रही है आपको? सिचुएशन बज़ाहिर तो लग रही है कि ये तो मज़ीद ख़राब से ख़राब हो रही है। अगर 30 जून इज़ द लास्ट डे जो IMF वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम का है, वो मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने इनकी मीटिंग में हमारे मुल्क का नाम ही नहीं है, इसलिए अगर वो नहीं जाते हैं देन वी आर इन सीरियस ट्रबल। और मुझे हिसाबदार सब समझ नहीं रहे हैं कि ये कितनी बड़ी फायर बॉल से खेल रहे हैं।
ये समझते हैं कि 1990 में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि PMLN को पिछले 20-25 साल में कोई और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिला, क्योंकि वो उनका समधी है और फिर मिल मिला के लूटमार की जाती है। ये उनको समझ नहीं आती है कि अब टाइम गुजर चुका है। IMF वर्ल्ड बैंक देखें वो क्या कह रहा है, वो सिंपल कह रहा है कि आप अपनी अर्निंग आमदन बढ़ाएं और अखराजात कम करें, जो कि एक घर में एक किसी की बीवी है ना, वो भी ये बजट बनाती है कि मेरे अगर खामन की तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो वो 80,000 खर्च करेगी, 20,000 फिर भी बचाएगी। दे डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज द इशू कि आपने अपने घर को क्या ठीक किया। हम आए कभी सऊदी अरब लोन दे देगा, कतर लोन देगा, यूएई लोन दे, चाइना दे देगा। भाई आपने अपने घर को क्या अपने FBR में अंदर जो टैक्स में और इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में जो 2000 से 3000 अरब चोरी होता है, आपने उसको बचाने की कोशिश की। सर वो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे हमारा रशिया के साथ सस्ते तेल का प्रोजेक्ट हुआ है, LNG के लिए हमने अज़रबैजान के साथ किया है, फिर ईरान के साथ हमारी जो दोनों तरफ मार्केट्स बनी है डीजल के हवाले से, फिर CPEC पर काम जो है वो तेज़ी से जारी है। तो वो इन्वेस्टर्स फॉरेन रशिया वाला मामला है, मैं रशिया से ऑयल की खरीदारी बता दिया मैंने। वो मतलब ये सारे मामले जो हैं ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए है। इसमें कोई हमें लोन वगैरह तो नहीं मिल रहा, वो तो यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगे। देखें बात यह है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि यू शुड हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। राइट, एब्सोल्युटली। अब आपकी जब अगर आपके 6 महीने आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वुड एनीबॉडी कम, दे वुड लाइक के 5 साल की फुली अवाम की मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर कंफर्टेबल वो जो पॉलिसी बनाएंगे इसको करेंगे। इसलिए अभी कोई इनसे मुत्तफिक नहीं हो रहा, सिर्फ बातें कर रहे हैं। IMF वर्ल्ड में लोन इधर है, वो कहते हैं आप सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, सियासी पार्टी में मिल के बैठें और फिर हमें कंफर्म करेंगे यूर ऑल ऑन द वन पेज। ये भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो बैठना नहीं चाहते हैं, ना कारकर्दगी है, ना कुछ डिलीवर किया है, और उसके बाद इलेक्शन लेट करना चाहते हैं। आपने देखा है कि PMLN के जलसों में मरियम नवाज सवाए PTA चेयरमैन को गाल गलोच के अलावा तोशा खाना चोर, फलां चोर, ये कर दिया, वो कर दिया, इसके अलावा कोई उन्होंने और बात की कि हमने ये कर दिया, हमने किया है ना सर। नैब कवानीन में तब्दीली करके केसेस ख़त्म करवाए हैं, फिर अभी चेयरमैन सेनेट की मराद में हज़ारों गुना जो इजाफा किया है। और क्या चाहते हैं आप, और क्या करें? तो यही वो PTA चेयरमैन कहते थे कि जी ये आए हैं अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, नैब को ख़त्म करने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तान की वोटिंग राइट ख़त्म करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने के लिए। एग्जैक्टली उन्होंने वो कर दिया। और वो कहते हैं कि हम आए थे, सियासत हमने कुर्बान कर दी रियासत के ऊपर। कहाँ की है रियासत कुर्बान कर दी सियासत के ऊपर? तो ये चीज़ें आई थिंक हमें समझना चाहिए। आई थिंक बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है सर, ये चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का, लेकिन समझना तो चाहिए। अवाम तो समझ रही है, लेकिन मरान कैसे समझेंगे? अपनी चीज़ों पर, अपने मफादात से मुतलिक जो चीज़ें होती हैं, वो खा बिल्स हों या कोई भी ऐसा मुआहदा हो, वो तो फ़ौरन से पहले कर लिया जाता है, उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उस पर बिनोअन अमल भी करती हैं, उसकी हिमायत भी करती हैं। लेकिन जो अवामी मफाद से मुतालिक चीज़ें होती हैं उस पर बहस भी होती है, सिर्फ हू एंड कराए होता है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, ना वो बिल पास होने होते हैं। बिल्स अगर पास भी हों तो महीनों सालों के साल लग जाते हैं। ऐसी फुर्तियाँ अवामी मफाद आमा से मुतालिक मनसूबों में तो हमें देखने को नहीं मिलती। और इस वक्त शायद अगर मुस्लिम लीग चाहती है, मुस्लिम लीग नून के कामयाब हो, तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि वो ऐसी फुर्तियाँ अवामी मफाद में भी दिखाए। लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के बोझ तले दब ही रहा है, हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कौन से ऐसे शहर हैं जो कि अपनी इमारतों के बोझ की वजह से ज़मीन के नीचे दबते चले जा रहे हैं। ज़रा ये रिपोर्ट देखिए। समंदर की बढ़ती हुई सतह जो सालाना 3 से 4 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, तमाम साहिली शहरों के लिए एक बड़ा मसला है। जमीन पर इजाफी दबाव डालने वाली इंसानी तामीरात के वजन से जमीन धंस रही है। ऐसे तमाम शहरों को जहां लोग ज्यादा तादाद में आबाद हो रहे हैं और जहां समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है, इसी मसले का सामना है। ऐसे शहरों की फहरिस्त में अक्सरियत जनूब मशरकी एशिया के शहरों की है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में भी जमीन इमारतों के वजन से धंसती जा रही है। न्यूयॉर्क शहर के 300 स्क्वायर मील रकबे पर 762 मिलियन टन वजनी कंक्रीट
शीशा और स्टील मौजूद है और इस तमाम वजन से न्यूयॉर्क में जमीन सालाना 1 से 2 मिलीमीटर के हिसाब से धंस रही है। न्यूयॉर्क में जमीन का धंसना नया अमल नहीं और ना ही इस शहर तक महदूद है। दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जो दीगर शहरों के मुकाबले में ज्यादा तेज रफ्तारी से डूब रहे हैं। इनमें इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता भी शामिल है। जकार्ता के चंद हिस्से सालाना 2 से 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक की औसत से धंस रहे हैं। इसके अलावा फिलिपाइन का मनीला, बांग्लादेश का चिटागोंग, चीन का तियाजिन शहर और पाकिस्तान का शहर कराची भी इस फहरिस्त में शामिल है और इन शहरों में तवातुर से सैलाब भी आ रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट जैसे भी काम कर रही है, इंटरनेशनली आप देखिए, और इंग्लैंड जिसे कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और वहाँ पर जमहूरियत पसंद लोग बहुत ज़्यादा हैं। बोरिस जॉनसन जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी उनके जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिले है उस पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि कोरोना के दौरान उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज होस्ट की थी। जब वो इलेक्शन किया है, जब कहा गया था कि वहाँ पर ज़्यादा लोग मजमे की सूरत में, पूरी दुनिया में ये सूरत हाल थी कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी। इसी प्रेशर में जो है उन्होंने रिज़ाइन भी किया था और अभी फॉर द 90 डेज़ जो पास उनको दिया गया था, स्पेशल एंट्री पास, जिसके बाद वो जो साबिक अरकान को इशू किया जाता है कि वो आ सकते हैं पार्लियामेंट में, उसको मनसूख कर दिया गया है। और अंदाज़ा करें कि साबिक वज़ीर आज़म हैं वो, और इस बात पर इंग्लैंड के उन पर पार्लियामेंट पे दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो खुद मिसाल होते हैं और कानून की हुक्मरानी क्या होती है, तो ये जो एक वाक़या है ये इसकी अमली मिसाल है। अच्छा, वैसे कभी पाकिस्तान में ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारे अगर अरकान पार्लियामेंट पर ऐसे कवानीन लागू हों और ये चीजें इंप्लीमेंट हो तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ही खाली हो जाए, खाली पार्लियामेंट हो जाएगा। वैसे पूरे लोग नहीं आते तो अकेले ही जो है ना इजलास चला रहे हों, सब लोग बाहर हों, अगर ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में होना शुरू अच्छा, मज़े की बात ये है कि बोरिस जॉनसन पर पहले जो कमेटी जिसने इसके लिए वोटिंग करवाई गई, सिर्फ 5 से 7 वोट इनके मुखालिफ आए, 354 वोट मुखालिफत में पड़े हैं, सिर्फ 7 वोट इनके हक में पड़े। अंदाजा करें। अच्छा, उससे भी मजे की बात ये है कि इन पर जो पाबंदी लगनी थी वो सिर्फ 10 दिन के लिए लगनी थी। इनकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उन पर पाबंदी जो है वो 90 डेज़ की लग गई है। इन पर पाबंदी जो लगनी थी वो सिर्फ शुरू में ये कहा गया था कि 10 दिन की लगेगी। इन्होंने किया क्या कि जो कमेटी थी उस पर वापस इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। जब वापस इल्ज़ामात इन्होंने कमेटी पर लगाए तो उसके बाद कमेटी ने कहा कि अब इनकी जो मौतली है इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए और अब 90 डेज़ के लिए इनकी मौतली हो गई है। चलें जी, बोरिस जॉनसन साहब को मुबारक हो ये पाबंदी। कुछ दिन जाएँ याशी करों के साथ कोई बाहर जाएँ तो टाइम को जो है ना आप उसको एंजॉय करें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे अफगान इशू के हवाले से बात करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तानी खवातीन से शादी करने वाले अफगान बाशिंदों को पासपोर्ट जारी करने के हालिया फैसले पर जो अदालत की जानिब से कहा गया है, ये जो फैसला दिया गया है, कानूनी जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अदालत आलिया के अहकामात से मज़ीद अफगान बाशिंदों की शहरियत के बारे में राह हमवार होगी। जबकि दूसरी जानिब बहुत बड़ी डिबेट हमारे मुल्क में ये जन्म ले रही है कि हमारे जो अक्सर जो मसाइल हैं, आबादी के मसाइल हैं, हमारे जो मुल्क के बेशुमार ऐसे कोई जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, तो उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान वॉर के बाद हमने ये जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पनाह दी थी तो अब उनको घर भेजा जाए। घर भेजने के हवाले से बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन इनकी 2 से 3 जनरेशन जो हैं पाकिस्तान में पैदा हो चुकी हैं, वो तो पाकिस्तानी कहलाएंगे। फिर दोहरी शहरियत पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा होता है, जब आप बडिंग रिलेशनशिप में आते हैं तो शादी के बाद आपको जिससे शादी की होती है वो दोनों शहरियत आपको मिल जाती है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की भी और जहाँ से आपका पार्टनर बिलोंग करता है वहाँ की भी। तो जब दोनों शहरियत आपको मिल जाती है तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ और सहाफ़ी हैं अफगानिस्तान से, सहाफ़ी भी हैं, अफगान मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है इनकी। और हमारे साथ लिहाज अली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लिहाज साहब, आप पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाज साहब, आपको क्या लगता है, अदालत का एक जानिब ये फैसला आया है और दूसरी जानिब बड़ी डिबेट जन्म ले रही है, जो अफ़गान बाशिंदे जिनको हमने पनाह दी हुई है उनको दोबारा से अफ़गानिस्तान भेजा जाए,
तो अब क्या लगता है इस अदालती फैसले के बाद होगा क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। एक तो थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये पाकिस्तान की शहरियत इन मर्दों को हासिल नहीं हुई है, ये पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड इनको इजरा का फैसला हुआ है। पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड जो होता है वो सिटीजनशिप से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ये कंडीशनल होता है। फॉर एग्जांपल इन 4 खवातीन के 4 शौहरों को, जिनमें एक ऑस्ट्रेलियन है और 3 अफगानी हैं, इनको बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं कि इनको POC यानी पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड जारी किया जाए। जो पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड होता है इससे ये वोट डाल सकता है, इस कार्ड से बाकायदा तौर पर किसी हद तक एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है कुछ इदारों में, और वोट दीगर जो सहूलियात होती है वो भी इनको हासिल होती है। लेकिन जो ही इस खातून के साथ इसका ताल्लुक खत्म हो जाता है, ये पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड जो है वो 2 से 5 साल तक के लिए जारी किया जाता है, यानी इस दौरान अगर 5 साल बाद दोबारा हुआ तो इसका दोबारा री इशू किया जाए। अच्छा लिहाज ये भी बता दीजिए, एक आपने बोला कि इस कार्ड के जरिए दे हैव ऑल द राइट्स, वोट भी कास्ट कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी इस पर कर सकते हैं, CNIC नंबर की तरह इस पर भी नंबर होता है, और दूसरा क्या पासपोर्ट भी उसी नंबर पर इनको इशू किया जाएगा? बिल्कुल, ये नादरा की जानिब से जारी किया जाता है, और मैंने बता दिया कि ये सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की शहरियत के कानून जो 1951-52 वाला है उनमें से चंद तरामीम बात अज़ा की गई है, लेकिन ये पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड जो है ये इस वक्त इनको इजरा का फैसला किया गया। इसी वजह से थोड़ा सा और भी वजाहत कर लूं, इस वक्त ये केस जो था ये पेशावर हाई कोर्ट में तकरीबन 1.5 साल से चला आ रहा था, और इस दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है। अब मुताद्दिद लोगों के लिए ये एक प्रेसिडेंट बन गया है। देखिए, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला किया था जिसमें कहा गया था कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन पाकिस्तानी जो अफगान शहरी और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको शहरियत मिलनी चाहिए। इस वक्त जो UNHCR का डेटा है और उसके मुताबिक तकरीबन 10 से 11 लाख अफगान रिफ्यूजीज है, लेकिन जो पाकिस्तान में अफगान कमिश्नरेट है उनके मुताबिक जो पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है, और इन 30 लाख में से 10 से 11 लाख को अफगान रिफ्यूजीज की स्टेटस जो है उनको हासिल है। यही वजह है कि जो बाकी है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। बाज़ कुछ कार्ड भी जारी किए गए थे, लेकिन इस वक्त 74% अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो यहीं पर पैदा हुए और उन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं। जी अच्छा, लिहाजा ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि उसमें से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो यहीं पर पैदा हुए हैं, उन्होंने तो अफगानिस्तान देखा भी नहीं है लेकिन वो अफगानी कहलाते हैं, तो इस तमाम तर सिनेरियो में कितना आसान है क्या कि उनको दोबारा से उनके वतन वापस भेजा जाए जो कि पैदा भी यहाँ पर हुए हैं? पेचीदगियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, इतना आसान तो नहीं होगा। जो रिपाट्रिएशन का अमल है, यानी वापस जो रज़ाकाराना खिला का अमल है, वो 2004 से शुरू हुआ था, और आपको हैरानगी होगी कि इस वक्त 40 लाख अफगानी थे, और 40 लाख में मुश्किल से जितने अफगानी गए थे उनमें से बेशतर वापस भी आए हैं, क्योंकि मसला ये है कि अफगानिस्तान में वहां पर इस वक्त तो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, इसके अलावा अमन अमान का भी मसला है, और बेसिकली इस लोगों की यहाँ पर पाकिस्तान में कारोबार है, कोई ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है तो कोई जो दीगर ट्रेड्स है उनके साथ वाबस्ता है। यही वजह है कि जो अफगानी, अगर आप कभी काबुल चले जाएं या अफगानिस्तान की किसी दूसरी शहर, वहां अगर आपको इस वक्त कोई अफगानी मिलेगा तो कहेगा कि यार पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से मेरे लिए पाकिस्तानी वीजे को मुमकिन बनाया जाए। कुछ दिनों कबल ये खबर भी आई थी कि तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे जो हैं जिन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के बाद और वहां पर जो तालिबान की हुकूमत आई थी उनके बाद पाकिस्तान आए और यहाँ पर उनका कोई अता पता नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन भी है। लिहाज ये भी बताइए, अब जो POC कार्ड इनको इशू किया जाता है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिसके बारे में आप बता रहे थे, मुझे ये बताइए कि आगे जो इनके बच्चे होंगे क्या उनको ID कार्ड मिलेगा या उनको भी यही कार्ड इशू किया जाएगा? जैसे हमारे बे फॉर्म होते हैं जो 18 साल से नीचे होते हैं, उनको उनके लिए बी फॉर्म वाला स्ट्रक्चर होगा या फिर उनके लिए भी और ये ओरिजिन कार्ड वाला होगा? उनके जो बच्चे होंगे अगर वो उनके वालिदैन रजामंदी जाहिर करेंगे तो उसकी लिए सिंगल शहरियत लेंगे, या तो वो अफगानी शहरियत लेंगे या फिर वो पाकिस्तानी शहरियत, डुअल नेशनलिटी उसके बाद नहीं ले सकते, क्योंकि इस वक्त उनके पास एक ही शहरियत लेने का है और ये पाकिस्तानी कानून कह रहा है। जी
ठीक है, ठीक बहुत है। शुक्रिया लिहाज अली, आपने हमें पेशावर से सारे- आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जो सूरत हाल है इस वक्त, कानून साजी जो हालिया हुई है उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, क्योंकि अफगान बाशिंदे चाहे यहाँ पर हैं लेकिन अगर वो पाकिस्तान में शादियाँ करते हैं और अपनी फैमिलीज़ और फिर आगे उनके बच्चों का सिलसिला जब शुरू होता है तो वो पाकिस्तानी कहलाएंगे, उर्दू बोलेंगे और उनके दिलों में भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत ही होगी ना, क्योंकि जब वो पैदा ही इस मिट्टी में हुए हैं और उनको तमाम राइट्स इस मिट्टी ने दिए हैं तो फिर वो पाकिस्तानी कहलाएंगे। लेकिन फिर उनकी आबादकारी और फिर ऐसे मुहाजिरीन को अलहदा करना उन शिद्दत और पसंदों वापस से भेजना, उनको दोबारा से लोगों को वापस भेजना तो वो भी मुनासिब नहीं है ना। उसी की और ना आड़ ही में तो ये इतना शिद्दत पसंद आसान छुप कर है। आते हैं। इसके लिए बाकायदा एक डाटा जिस तरह होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कितने रेफ्यूजीज यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम तर मामला है, ये तमाम तर सूरत हाल है। हमें इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।